पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 41 तक सॉल्व किया था। तो आज संधारित्र तथा परावैद्युत पाठ में कुमार मित्तल किताब से न्यूमेरिकल नंबर 42 से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 इस पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। और जो परिपथ हमें दिया है बच्चों, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि परिपथ हमारा क्या है। देखिए, निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व बी के बीच में लगे हैं 1 2 3 4 5 संधारित्र और हमें इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी। तो एक बेटा यहां लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र। आप कुमार मित्तल किताब का उपयोग कर सकते हैं। 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है। क्वेश्चन नंबर 42 है। फिर इसके बाद में यहां एक 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र और जुड़ा हुआ है। आगे 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र और जुड़ा है। फिर इसके बाद में 5 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। 5 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जुड़ा है। फिर इसके बाद 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जुड़ा है। ये पूरा नेटवर्क कनेक्शन है। अब यहां पर ये हमारा बिंदु बी है। ये 2 माइक्रोफैरेड का जो दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है वो 5 और 6 माइक्रोफैरेड के बीच है, वो यहां है। फिर इसके बाद 2 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड के बीच का ये सिरा बिंदु बी से जुड़ा हुआ है और यहां पर बीच में एक 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र और लगा हुआ है। 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र और लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहां आपको देखना क्या है कि इसमें बिंदु ए और बिंदु बी के बीच आपको ज्ञात करनी है तुल्य धारिता। तो देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। ये हमारा नेटवर्क कनेक्शन है। इसमें बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब देखिए बेटा, यहां पर ध्यान से देखेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट यहां समझना होगा। व्हीट स्टोन सेतु की संतुलनावस्था, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलनावस्था, संतुलनावस्था ध्यान से देखना बच्चों। जैसे ये एक बिंदु है ए और इसके बाद यहां देखिए आप, इसको एक चतुर्भुज के आकार में हमको रखना है। ये जो नेटवर्क है हमारा, इसको चतुर्भुज के आकार में रखना है और इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं में हमें 4 संधारित्र जोड़ देने, 4 संधारित्र जोड़ देने। अब ये संधारित्र हो गया P फैरेड का, P माइक्रोफैरेड, ये Q माइक्रोफैरेड, ये R माइक्रोफैरेड और ये S माइक्रोफैरेड। बेटा ये सिरा हो गया हमारा बिंदु B का। अब यहां पे देखिए चतुर्भुज में कितने विकर्ण निकल कर आए? 2 विकर्ण निकल कर आए। तो एक विकर्ण से तो हमने बैटरी को जोड़ दिया, बिंदु A व B, ये एक विकर्ण हो गया, इसमें बैटरी जुड़ी हुई है। और दूसरे विकर्ण से बेटा हमको जोड़ना है किसी एक अन्य संधारित्र को। ठीक है बेटा, यहां पर व्हीट स्टोन सेतु की संतुलनावस्था यदि आप समझ रहे हैं तो आपको यह देखना है कि अगर इस बिंदु C का और बिंदु D का विभव समान हो जाए, मतलब C और D बिंदुओं के बीच का विभव समान हो जाए, तो इनके बीच जो लगा ये प्रतिरोध है, इसको कुछ भी कह लेते हैं। मान लीजिए X माइक्रोफैरेड का ये जो संधारित्र है, सॉरी, ये बिंदु C व बिंदु D के बीच जो X माइक्रोफैरेड का संधारित्र है, ये प्रभावहीन होगा। और बिंदु C व बिंदु D के बीच का विभव समान है, मतलब बिंदु C पर जो विभव है वही बिंदु D पर विभव है। ऐसा हमें कब पता लगेगा? तो ऐसा तब होगा जब हमें यहां पता हो कि संलग्न भुजाओं में लगे संधारित्रों की धारिताओं का अनुपात समान है। कि अगर P/Q
आ जाए यहाँ R/S के, तब हम कह देंगे कि x माइक्रोफैरेड ये प्रभावहीन है, प्रभावहीन है। बेटा ये क्वेश्चन यहाँ ले लिया गया है, लेकिन इसका बेसिक जो आप देखेंगे, इसके बेसिक के लिए आपको वैद्युत चालन में जब हम आपको सरल परिपथ पढ़ाएंगे तो वहाँ किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक वैद्युत परिपथ तैयार किया था जिसे हम लोग व्हीटस्टोन कहते हैं, और उसमें कहा गया था कि यदि बिंदु C व D का विभव समान है तो फिर संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के बीच अनुपात जो होगा वो समान रहेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को उठा करके यहाँ एक न्यूमेरिकल बना दिया है। आपको केवल इतना देखना है कि यदि P/Q बराबर हो R/S के, तो हम कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है और इसमें विकर्ण में लगे यह प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। अब बच्चों देखते हैं ये नेटवर्क व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था का कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने कैसे पहचाना कि ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है। बेटा देखो, यदि आप इस वाले सिरे को ऐसे ले जाएंगे और इस वाले सिरे को ऐसे नीचे लाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों माइक्रोफैरेड, 2-2 माइक्रोफैरेड, ये P और Q हैं, और ये 6-6 माइक्रोफैरेड, ये R और S है, ठीक है। और ये बीच में बिंदु C है और ये बिंदु D है। तो कुछ इस तरीके का आकार दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन को देखते ही पहचान गए कि ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है। आपको व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था तभी चेक करना है जब आपको कोई प्रश्न दिया हो और वहां पर पांच संधारित्र जुड़े हों, तो आप वहां पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था चेक करेंगे। तो देखें बच्चों, अब ये हमारा बिंदु A है और इसके बाद ये दो भुजाएं इससे जो निकल रही हैं, देखिए यहां पर ध्यान से, ये दोनों भुजाएं जो इससे निकली हैं, इसमें 2-2 माइक्रोफैरेड हम लगा देंगे, 2-2 माइक्रोफैरेड लगा देंगे। और इसके बाद बेटा आप देखेंगे आगे चलकर कि ये बीच वाला ये 5 माइक्रोफैरेड यहाँ लगा हुआ है, ये 5 माइक्रोफैरेड आपका यहाँ लगा हुआ है, ये 5 माइक्रोफैरेड आपका यहाँ लगा हुआ है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये एक, चलिए इस डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि बोर्ड भर जाएगा तो फिर जगह कम बनेगी। देखिए ध्यान से, एक यहां पर आपका 2 माइक्रोफैरेड, एक यहां पर आपका 2 माइक्रोफैरेड और एक यहां पर आपका 6 माइक्रोफैरेड और एक यहां पर आपका 6 माइक्रोफैरेड। इसके बाद देखिए बच्चों, इसको मान लीजिए बिंदु है, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसको ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींचो और इसको रोटेट कर दो तो कुछ इस तरीके का आकार बन रहा है। ये बीच में 5 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है एक संधारित्र। अब देखो बच्चों, ये आपका बना बिंदु A, ये आपका बना बिंदु B, और यहां पर आप देखिए P Q R S। तो चूंकि P/Q = R/S है, देखिए आप 2/2 = 6/6। इसका मतलब कि ये जो 5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है ये प्रभावहीन है। हमने कहा ना कि जब P/Q R/S के इक्वल होगा तो जो आपका विकर्ण में लगा प्रतिरोध है, विकर्ण में लगा संधारित्र है या प्रतिरोध है, वो प्रभावहीन होगा। तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो चूंकि यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है, इसलिए विकर्ण में लगा 5 माइक्रोफैरेड प्रतिरोध संधारित्र, प्रतिरोध के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, संधारित्र प्रभावहीन होगा। तो बच्चों इसको हटा देते हैं हम क्योंकि ये प्रभावहीन होगा। अब आप देखिए यहां पर अब कुछ इस तरीके से 2 ये लगे रहेंगे, एक और बाकी का एक
और फिर इसके बाद में ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड और इसके बाद में ये 6 माइक्रोफैरेड, ये A और ये बना हमारा B। अब देखो बच्चों, ये इसको पॉजिटिव देंगे तो इसे पॉजिटिव मिलेगा, भीतर निगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चल करके यहाँ आ जाएगा और इसको निगेटिव मिलेगा और इसके बाहर ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ के निगेटिव से ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसको पॉजिटिव देंगे, इसके भीतर निगेटिव आएगा, इसके बाहर पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव चल करके यहाँ पहुँच जाएगा और इसके भीतर ऋणात्मक आएगा और बाहर जो पॉजिटिव आएगा वो इस ऋण से समाप्त हो जाए। तो देखो बच्चों, इसमें 2 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड में देखिए ऋण धन के साथ जुड़ा है, ऋण धन के साथ जुड़ा है, तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है। तो 1/c1 = 1/2 + 1/6, 6 एलसीएम ले लेंगे, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 4/6, क्लियर। तो 2/3 आ गए। अब बेटा हमें करना क्या है, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो C1 = 3/2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अब बेटा हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों का जो तुल्य निकल के आया है वो 3/2 है, ठीक है। इन दोनों का जो तुल्य निकल कर आया है तो वो 3/2 है। तो बेटा हम लोग इन दोनों को हटाएंगे, इनके स्थान पर 3/2 और 3/2 के 2 संधारित्रों को लगा देते हैं। ये हमारा बना बिंदु A, ये हमारा बना बिंदु B और ये 3/2 माइक्रोफैरेड और ये भी 3/2 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र हो गए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये दोनों कौन से क्रम में आएंगे। तो यहाँ पर अगर हमने पॉजिटिव दिया, यहाँ पर निगेटिव दिया, तो ये हमारा पॉजिटिव, इसके भीतर ऋणात्मक आएगा, बाहर का धन इस ऋण से समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव दिया तो इसको पॉजिटिव मिलेगा, इसके भीतर ऋण आएगा, बाहर का धन इस ऋण से समाप्त हो जाएगा। अब देखो बच्चों, धन धन को एक साथ जोड़ा गया, ऋण ऋण को एक साथ जोड़ा गया, समान ध्रुव वाली प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। तो ये जो क्रम हमारा दिखाई देगा, ये क्रम हमारा समांतर क्रम संयोजन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि 3/2, चूंकि 3/2 माइक्रोफैरेड व 3/2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए जो C निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरेड प्लस 3/2 माइक्रोफैरेड। इट मीन्स ये 3 माइक्रोफैरेड आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो तुल्य धारिता निकल कर आ रही है बिंदु A और B के बीच में, वो 3 माइक्रोफैरेड की आ रही है। तो बच्चों आराम से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था में संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के बीच का अनुपात आपका क्या होता है, वो अगर बराबर है तो फिर विकर्ण में लगा प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 42 का अगला पार्ट एक और दिया हुआ है इसी में, तो उसको देख लेते हैं। वो भी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था ही है, वो भी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था ही है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। कोई भी परिपथ जिसमें 5 संधारित्र लगे हुए हैं, 5 संधारित्र लगे हुए हैं, तो वहां पर आपको एक बार ये देख लेना है कि कहीं ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था तो नहीं है। कैसे चेक करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था, तो एक बार और बता देते हैं आपको बच्चों। देखिए ध्यान से, जैसे ये बिंदु A है, इसके बाद यहां पर
आप इसको चतुर्भुज के आकार में देखें, यहाँ पर चतुर्भुज के आकार में कुछ ऐसा परिपथ आपको देखना है। अगर ऐसा परिपथ बन रहा है तो आपको तुरंत वहाँ ध्यान देना है कहीं ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था तो नहीं है। फिर यहाँ पर ऐसे 4 प्रतिरोध लगे होंगे, ऐसे 4 प्रतिरोध लगे होंगे, प्रतिरोध हो संधारित्र हो, तो यहाँ पर ये चैप्टर संधारित्र का इसलिए यहाँ पर संधारित्र लगे होंगे, P माइक्रोफैरेड, Q माइक्रोफैरेड, R माइक्रोफैरेड और S माइक्रोफैरेड। तो ये प्रश्न में अगर यहाँ पर आपको जो संधारित्र लगे हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें यदि P बाई क्यू इज इक्वस टू है R बाई एस के, तो फिर हम कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है, की संतुलनावस्था यहां पर प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो विकर्ण है, इस विकर्ण में जो प्रतिरोध लगा है, मान लीजिए x माइक्रोफैरेड का है, तो विकर्ण में लगा x माइक्रोफैरेड संधारित्र प्रभावहीन होगा। बच्चों कई जगह हमने जो है यहाँ पर संधारित्र के स्थान पर प्रतिरोध बोल दिया है, तो इसका कारण ये है कि अगर यहाँ पर प्रतिरोध भी लगे होते तो भी व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट हमारा सेम टू सेम होता है। अब यहाँ बेटा जो अगला नेटवर्क दिया है वो भी कुछ व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था पर आधारित है और सेम टू सेम उसी तरह का कुछ नेटवर्क है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक C माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, फिर इसके आगे एक C माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, फिर इसके आगे एक C माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, और ये जो नेटवर्क है इन दोनों के बीच कनेक्टेड है इसका वायर, और इसके बाद इन दोनों के यहाँ पर इसके बाद एक C माइक्रोफैरेड का और है, फिर ये जो कनेक्टेड है वो यहाँ से है, फिर इसके बाद यहाँ से एक ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, और इसके बाद जो है एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है 2C का। क्लियर? अब बेटा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये कि P ये है और Q ये है, R ये है और S ये है। तो बेटा अगर इतने नेटवर्क में हम ये बिंदु A व B के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, बेटा अगर हम इतने नेटवर्क में ध्यान दें तो ये देखिए यहाँ पर P बाई क्यू इट मीन्स C बाई C और R बाई S इट मीन्स C बाई C। तो ये तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था हुई। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये वाला जो संधारित्र है ये प्रभावहीन होगा। अब ये देखिए पुराने क्वेश्चन के तरीके, ये दोनों श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं और ये दोनों श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं। तो इन CC का बन जाएगा C/2 और इन CC का बन जाएगा C/2। तो चलिए इस नेटवर्क को हटाते हैं बिंदु A व B के बीच में, यहाँ पर ये C/2 और यहाँ पर ये C/2, और इसके बाद में ये जो है एक अगला 2C का लगा हुआ है। अब बेटा देखिए C/2 ये दोनों समांतर में हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये श्रेणी में है और ये समांतर में है। क्लियर? तो ये C/2 मिला करके जुड़ जाएगा बिंदु A व B के बीच, तो ये बन जाएगा हमारा C। तो ये C हो गया फिर से, क्योंकि ये दोनों समांतर में है। समांतर में फार्मूला होता है C = C1 + C2। तो C/2 + C/2 ये हमारा C बन गया, और इसके बाद ये बन गया हमारा 2C। अब बच्चों देखो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, इसको पॉजिटिव देंगे, इसको पॉजिटिव मिलेगा, भीतर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, भीतर निगेटिव बाहर का पॉजिटिव इस निगेटिव से समाप्त हो जाएगी। अब बेटा ये दोनों जो हैं ये दोनों फिर से हमारे श्रेणी क्रम में आ गए, ये दोनों श्रेणी में आ गए। तो अब इनका श्रेणी का निकाल लेंगे हम तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर C तो पहले से ले रखा है, तो हम क्या करते हैं तुल्य प्रतिरोध को, तुल्य धारिता को, उसको वहाँ पर हम दिखा लेते हैं 1 तुल्य धारिता ही कह देते हैं बिंदु A व B के बीच। तुल्य धारिता = 1/C + 1/2C।
तो हमारा 2c आ जाएगा एलसीएम। c से डिवाइड कराएंगे इसको तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 2 + 1 तो ये 3/2c हो गया। तो जो तुल्य धारिता आएगी, तुल्य धारिता जो बिंदु ए व बी के बीच आ रही है वो आ जाएगी 2c/3। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर ये भी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था का ही प्रश्न था। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, बढ़िया अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 43 है। आप कुमार मित्तल किताब का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अभी हम कुमार मित्तल किताब के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। तो यहां पर देखिए ये बिंदु ए है और एक 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है यहां से एक वायर गया और इससे जो है फिर से एक 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर भी एक 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा हुआ है और अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी एक 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा हुआ है और आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। 2 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। बच्चों ये भी क्वेश्चन नंबर 43 भी बिंदु ए व बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। बिंदु ए व बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है और यहां पर भी आपके 1 2 3 4 5 संधारित्र जुड़े हुए नेटवर्क में, तो 5 है तो आपको चेक करना है कि ये कहीं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था तो नहीं है। तो देखिए ये आपका बन रहा है P, ये आपका बन रहा है Q, ये आपका बन रहा है R और ये आपका बन रहा है S। चूंकि P/Q इट मीन्स 2/2 और R/S इट मीन्स 2/2 है, मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S है। इट मीन्स यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था है। इसलिए ये जो 2 माइक्रोफैरेड विकर्ण में लगा हुआ है ये प्रभावहीन होगा। इसलिए विकर्ण में लगा 2 माइक्रोफैरेड प्रभावहीन होगा। ये बेटा प्रभावहीन होगा। अगर ये प्रभावहीन होगा तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको हटा देते हैं। 2 माइक्रोफैरेड और ये जो विकर्ण में लगा हुआ था ये हट गया, तो अब बचा 2 माइक्रोफैरेड और ये यहां पर B। देखो बच्चों यहां पर ये A को देंगे पॉजिटिव तो इसको मिलेगा पॉजिटिव, भीतर ऋणात्मक, बाहर धनात्मक, बाहर का धन यहां आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका भीतर ऋण हो जाएगा, इसका बाहर धन हो जाएगा, निगेटिव से ये समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और इसके बाहर का पॉजिटिव यहाँ के माइनस से खत्म हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये दोनों जो लगे हैं 2-2 माइक्रोफैरेड के श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है और ये दोनों जो लगे हुए हैं ये भी श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में संधारित्रों की प्लेट जो विपरीत ध्रुव वाली होती हैं ऋण को धन से जोड़ा जाता है। तो बेटा ये श्रेणी क्रम में है। अब देखिए 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में, 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में। तो चूंकि 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो इसलिए जो आप तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो इसको आप कर सकते हैं 1/C1, इसको आप यहां पर कर सकते हैं 1/C1 इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, ये बन जाएगा हाफ ऑफ 1, तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर? अब बेटा इट मीन्स इन दोनों को हटा करके इनकी जगह 1-1 लगा देना है।
तो बिंदु ए 1 माइक्रोफैरेड, ऐसा कनेक्ट करना है अपने लोगों को, 1 माइक्रोफैरेड, और ये आपका 1 माइक्रोफैरेड। फिर इसके बाद में ये बिंदु बी के साथ कनेक्टेड है। अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको मिला पॉजिटिव, इसको भी मिला पॉजिटिव, और इधर से इसको मिला नेगेटिव, इसको मिला नहीं। नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े हैं, तो समान ध्रुव वाली प्लेटों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, इसलिए ये हमारा बनेगा समांतर क्रम संयोजन। तो चूंकि 1 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, इसलिए अब जो तुल्य धारिता निकलेगी वो C = 1 माइक्रोफैरेड, C1 + C2 हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, तो C = हो जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैरेड। तो इट मीन्स बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच 2 माइक्रोफैरेड तुल्य धारिता आ रही, 2 माइक्रोफैरेड तुल्य धारिता आ रही। बच्चों अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, समझ लीजिए बढ़िया। ये भी व्हीटस्टोन सेतु की एक संतुलनावस्था का क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 एक बड़ा सा नेटवर्क दिया हुआ है, और ये सन 2017 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी गया है। एक्चुअल में अब तो एनसीईआरटी का सिलेबस, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स का जो है सिलेबस एक हो गया है, और अच्छा है ये। अब यहाँ पर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 43 देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। तो इसमें भी निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ही हमें ज्ञात करनी है। बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 44 की। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोगों ने लगाया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम 50 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं बेटा। और का जो नेटवर्क कनेक्शन है इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 का नेटवर्क कनेक्शन, तो ये 8 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, बिंदु ए से कनेक्टेड है, और इसके बाद में ये नेटवर्क कनेक्शन इसका देख लेते हैं कि 8 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, और फिर ये लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, और ये आपका 3 माइक्रोफैरेड, फिर ये आपका जो है आगे चल कर के 2 माइक्रोफैरेड आ रहा है। इसके साथ ये कनेक्शन जो है 2 माइक्रोफैरेड के बाद ये ऐसे आएगा, और ये आपका बना 5 माइक्रोफैरेड। फिर इसके बाद ये आपका लगा 4 माइक्रोफैरेड, और 4 माइक्रोफैरेड के बाद में ये आपका नंबर पॉइंट बी हो जाएगा, ये यहां से कनेक्टेड है। देखो बेटा, बिंदु ए और बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा नेटवर्क कनेक्शन ये जो पूरा है, जिसमें 6 माइक्रोफैरेड कामा 3 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पर पॉजिटिव देंगे, इसको पॉजिटिव मिलेगा, इसको नेगेटिव मिलेगा, इसके बाहरी भाग का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों को पॉजिटिव करेगा, भीतरी भाग ऋणात्मक 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 हो जाएंगे। तो देखिए धन 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 एक साथ जुड़े हैं, और ऋण 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 तीनों के एक साथ जुड़े हैं, तो इसलिए समांतर क्रम में है। तो इसका जो आपका तुल्य धारिता निकल कर आएगी वो 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11 हो जाएगा, 11 माइक्रोफैरेड निकल कर आएगी। तो इन तीनों को हटा करके इसके स्थान पर हम 1 लगा देते हैं, 11 माइक्रोफैरेड। बिंदु ए 8 माइक्रोफैरेड ये जुड़ा हुआ था, और इसके बाद ये जो है
इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये मिलेगा आपको 11 माइक्रोफैरेड। ठीक है, फिर जा कर के ये आपका जो है आगे जा कर के ऐसे मुड़ रहा है और इसमें जुड़ रहा है 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आ रहा है और उसमें जुड़ रहा है 5 माइक्रोफैरेड, और ये आपका बन रहा है बिंदु बी, बिंदु ए बिंदु बी। ठीक है, तो ये दोनों बेटा आपके देखिए श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब जब पॉजिटिव देंगे तो इसको पॉजिटिव मिलेगा, इसको निगेटिव मिलेगा, इसके बाहरी भाग का पॉजिटिव इसको मिलेगा, इसके भीतरी भाग में ऋणाएगा, वही बाहरी भाग का धन यहाँ चला जाएगा और भीतरी भाग में ऋणाएगा, और बाहरी भाग के धन को यहाँ ऋण से समाप्त कर देंगे, इसको भी पॉजिटिव मिलेगा, भीतरी भाग ऋणाएगा, बाहरी भाग का धन इस निगेटिव समाप्त हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये दोनों आपको समांतर में दिखाई दे रहे हैं कि धन धन एक दूसरे के साथ जुड़े, ऋण ऋण एक दूसरे के साथ जुड़े। तो यहाँ पर चूंकि 8 माइक्रोफैरेड व 11 माइक्रोफैरेड श्रेणी में है, ये श्रेणी हो गया, यहाँ पर ये तीनों समांतर थे, ये 8 माइक्रोफैरेड का है और ये 11 माइक्रोफैरेड का है, दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/C2 = 1/8 + 1/11, तो 88 अपना एलसीएम आ जाएगा और ये ऊपर 19 आ जाएगा, तो C2 जो हमारा निकल करके आएगा वो आएगा 88/19। फिर इसके बाद बेटा यहाँ का चेक कर लेते हैं, 5 और 4 समांतर क्रम में है, चूँकि 5 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसलिए हम यहाँ पर C3 जो निकालेंगे वो 5 + 4 वो 9 माइक्रोफैरेड का जो आएगा, वो जो 9 माइक्रोफैरेड आएगा वो इन दोनों का तुल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु ए व बी के बीच आप देखिए ये 8 और 11 का निकल करके आया 88/19, और 5 और 4 का जो निकल करके आया वो 9 माइक्रोफैरेड आया, 9 माइक्रोफैरेड, और ये 88/19 9 माइक्रोफैरेड, और ये बिंदु बी। तो चूंकि 88/19 व 9 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/C = 19/88 + 1/9। देखिए यहाँ पर 9/72 और 9/72 7 79, ये 792, ऊपर ये सब जुड़ने के बाद ये 88 रहेगा, और ये 9 ने 81 171 आएगा, ये 171 और 88 का ये 259 आया, और ये 792। तो बेटा 1/C = 792/259, जो कि इस क्वेश्चन का सलूशन भी है, और इस क्वेश्चन का सलूशन ये है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो 792/259 आ रहा है। ठीक है बेटा, हो सकता था कि आप यहाँ पर ऐसा इन दोनों का न निकालते, इन दोनों का सॉल्व करने के बाद इन तीनों को एक साथ निकाल देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 हो चुका है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए ध्यान से। नेटवर्क बड़ा था, बाकी इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन चेक करना था और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है बेटा, तो इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बेटा कुमार मित्तल किताब के क्वेश्चंस हैं, 1 by 1 करके आपको सारा सोल्यूशन दे रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 45
यहाँ पर बेटा एक नेटवर्क कनेक्शन दिया हुआ है और 10 वोल्ट की बैटरी को उससे जोड़ करके रखा हुआ है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये आपकी 10 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है। इसको जोड़ रखा है 2 संधारित्रों से, ठीक। दोनों संधारित्र, ये 2 संधारित्र इधर दिया है पहले, फिर इसके बाद इनके बीच के बिंदु को पृथ्वी से जोड़ रखा है, फिर इसके बाद 2 संधारित्र जोड़ दिया है, और ये सभी सी माइक्रोफैरेड के संधारित्र हैं, और ये पृथ्वी। बेटा क्वेश्चन एक बार पढ़े दे रहे हैं। समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु B, इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदुओं A तथा C, ये A है और ये C है। बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे? बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे? इस बिंदु A और इस बिंदु C का विभव आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। बेटा एक बात ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में जो संकेत दिया हुआ है उसके अनुसार हम करेंगे, लेकिन वहाँ एक बात मानी हुई सी लग रही है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर बिंदु B, चूंकि बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, चूंकि बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है, और पृथ्वी का जो विभव है VB वो शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर VB का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब कह रहा बिंदु A का आप बताइए, ठीक है। तो हमें पता है VA माइनस VB, ठीक है, यहाँ और यहाँ के बीच के विभव का अंतर, ठीक है, VA माइनस VB, ये विभवांतर। देखिए अब आप ध्यान समझिए, जब आप लिखेंगे VA माइनस VB, ठीक है, तो B का तो विभव उसने 0 कह दिया है, B का विभव कितना कह दिया है? 0 कह दिया है। तो इसका मतलब A का जो विभव मिलेगा वो बैटरी के एनोड के विभव के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो एनोड पर विभव वही बिंदु A पर विभव है। तो बिंदु A का विभव, बिंदु A का विभव बराबर बैटरी के एनोड का विभव, एनोड का विभव, ठीक है। फिर इसके बाद में बिंदु C का विभव, यहां पर आप देख लीजिए। अब बिंदु C डायरेक्ट कहां से जुड़ा हुआ है? बैटरी के कैथोड से जुड़ा है। बैटरी के कैथोड का विभव, कैथोड का विभव मतलब ये जो सेल जुड़ा है इसके एनोड का विभव ही तो बिंदु A में जाएगा, और ये इसके कैथोड का विभव ही तो बिंदु C में जाएगा। तो ये मेन पॉइंट ये था जो हम आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न में अपने हिसाब से एनोड के विभव को कैथोड के विभव के बराबर करते हुए उसने कह दिया कि बिंदु A व B, भाई C और C का तुल्य कितना निकलेगा? C/2, और B और C के बीच का तुल्य कितना निकलेगा? C/2। तो चूंकि बिंदु A व B और बिंदु B व C के बीच जो संधारित्र जुड़े हैं उनकी धारिताएं समान हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि VAB इज इक्वल्स टू VBC, ठीक है। अब VAB इज इक्वल्स टू VBC बताया जा रहा है, और VAC का देखिए VAB इज इक्वल्स टू VBC करेंगे तो VA माइनस VB और VB माइनस VC, VA माइनस VB और VB माइनस VC, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको VA प्लस VC इज इक्वल्स टू 2VB, और VB अपने पास 0 है, तो VA प्लस VC जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 0। ये इक्वेशन बन जाएगी एक।
तो ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन कब कहेंगे? जब आपके एनोड का विभव और कैथोड का विभव आप इक्वल मान के रखे हुए, बस एक पॉजिटिव में दूसरा नेगेटिव में, ठीक है। तो अब इसके बाद में यहां पर देखिए VAC, देखिए आप VAC देखिए बिंदु A से 1 कूलम के आवेश को ले जाएंगे, अब बिंदु C तक ले जाएंगे, तो जिस रास्ते से ले जाएंगे वहां 10 वोल्ट मिला आपको केवल, तो VAC आपको 10 वोल्ट मिल रहा है। इट मीन्स VA माइनस VC आपको 10 वोल्ट मिल रहा है। इट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ दें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, अगर इनको जोड़ देंगे हम जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ देते हैं तो VA जुड़ जाएगा, 2VA हो जाएगा, लेकिन VC ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, ये कट जाएगा और ये 10 + 0 ये 10 हो जाएगा, तो VA = आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। क्लियर बच्चों? VA = कितना आ जाएगा आपका? 5 वोल्ट आ जाएगा। समीकरण 1 में VA का मान रख सकते हैं, VA का मान रख सकते हैं, मान रखने पर फिर तो जब इसमें मान रखेंगे तो VA आपका 5 आ जाएगा, VC आपको निकालना है और ये =0, VC माइनस का 5 वोल्ट। देख लीजिए बच्चों, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा तभी आप कर सकते हैं जब एनोड तथा कैथोड के विभव समान है, कामा चिन्ह की उपेक्षा करने पर, चिन्ह की उपेक्षा करके, ठीक है। हमने पहले ही कह दिया कि बिंदु A का जो विभव होगा वो एनोड का होगा। मान लीजिए आपका कोई ऐसा बैटरी है जिसके एनोड में 8 वोल्ट का विभव है और बाकी कैथोड में -2 है, तब भी तो इसका विभवांतर 10 वोल्ट बन जाएगा। तब उस केस पे आपका VA 8 वोल्ट आता और VC आपका, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, एक कन्फ्यूजन्स को डेवलप करेगा। तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बिंदु A का विभव वही बनेगा जो एनोड का है और बिंदु C का विभव ऐसे केस में वही बनेगा जो कैथोड का है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर ही दिया। क्वेश्चन में किताब में संकेत के रूप में दे रखा है कि चूंकि इन दोनों का विभवांतर समान, इन दोनों का विभवांतर मतलब यहाँ पर जो आपकी धारिता लगी, यहाँ पर जो आपकी धारिता लगी, इसलिए यहाँ पर विभवांतर का मान समान होगा। ऐसा हम नहीं मानते, बिकॉज इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि बिंदु B का विभव 0 है, बिंदु A का वही है जो एनोड के है, और बिंदु B का विभव 0 है तो बिंदु C का वही है जो कैथोड पर है। ये मेन पॉइंट हो गया। और यहाँ पर विभवांतर का मान समान कैसे हो सकता था? 8 - 0 8 वोल्ट आ जाता अगर यहाँ पर एनोड में हम 8 दे देते, कैथोड में हम -2 दे देते, तब भी 10 वोल्ट का वो बैटरी बनता, ठीक है। क्वेश्चन है, तभी इसको किसी भी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के बनाने में त्रुटियां हैं, अप्रोक्सीमेशन ले करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 की, तो क्वेश्चन नंबर 46 में निम्न परिपथ में 1 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है और एक बड़ा सा नेटवर्क दे रखा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं 1 माइक्रोफैरेड में जो आपका आने वाला है विभवांतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। थोड़ा सा बड़ा सा नेटवर्क एक दे रखा हुआ है, ये यहाँ 1 माइक्रोफैरेड लगाया है और इसके बाद में एक 2 माइक्रोफैरेड लगाया हुआ है, फिर इसके बाद में आपका एक 4 माइक्रोफैरेड है, एक ये 4 माइक्रोफैरेड है, फिर इसके बाद में आपका
3 और 6 माइक्रोफैरेड का 2 लगा के रखा हुआ है, 3 माइक्रोफैरेड और ये आपका 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे एक 12 माइक्रोफैरेड लगा के रखा हुआ है, 12 माइक्रोफैरेड लगा रखा है। और फिर इसके बाद में ये कनेक्ट कर देता है और फिर यहाँ से और यहाँ के बीच में एक 6 वोल्ट का सेल लगा के रखा, 6 वोल्ट का सेल लगा के रखा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या विभव निकालना है कि यहाँ पर विभव क्या है, इस 1 माइक्रोफैरेड में क्या विभव है ये आपको ज्ञात करना है। इस 1 माइक्रोफैरेड का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा तुल्य धारिता। तो देखिए 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड ये आपको दिख रहे हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, तो चूंकि 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में, 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड आपके समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र होता है बच्चों, समांतर क्रम का जो सूत्र होता है, समांतर क्रम का जो सूत्र होता है, समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो है C = C1 + C2। समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर C1 = 3 माइक्रोफैरेड + 6 माइक्रोफैरेड, तो ये मिला करके हो जाएगा आपका 9 माइक्रोफैरेड। कितना हो जाएगा बच्चों? 9 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो ये इन दोनों को हटाएंगे, इसकी जगह 9 माइक्रोफैरेड लगाएंगे। ठीक है, फिर ये इन दोनों को हटाएंगे, इसकी जगह में 9 माइक्रोफैरेड लगाएंगे, 1 माइक्रोफैरेड, फिर ये 2 माइक्रोफैरेड और ये आपका 4 माइक्रोफैरेड ऐसे जाएगा और यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को हटा करके 9 माइक्रोफैरेड, फिर नीचे एक 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, फिर इसके बाद में ये आपका ये 12 माइक्रोफैरेड, ये 9 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड और ये आपका निकल करके आया ±6 वोल्ट, ±6 वोल्ट। अब देखो बच्चों 4 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो चूंकि 4 माइक्रोफैरेड व 9 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, 4 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर C2 जो आपका निकल गया है 1/4 + 1/9। ठीक है, तो 36 कर देते हैं इसको, 9 + 4 13 हो जाएगा। तो C2 जो आपका आया 36/13 आया। ठीक है, इसका दोनों का हो गया। अब बेटा इसके बाद में इन दोनों को हटा करके इसकी जगह 1 लगाएंगे, फिर से नया नेटवर्क बनाएंगे। जितने बार आप सॉल्व करते जाएंगे, नया नेटवर्क बनाते जाएंगे, गलती के आसार बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड और इसके बाद ये 2 माइक्रोफैरेड, फिर यहाँ ये लगा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट की ये बैटरी हो गई। तो यहाँ पर यह आपका बनेगा 36/13 माइक्रोफैरेड और ये आपका आया 12 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये दोनों फिर से समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में है, तो ये समांतर क्रम में है। तो आइए देख लेते हैं समांतर क्रम का क्या बनेगा। तो चूंकि 36/13 कॉमा 12 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसका बनेगा C2 तक पहुंच गए थे, C3 ले लेते हैं। 36/13 + 12, तो अब ये भाई
12 3 36, 12 एकम 12, 3 15, 156, 12 3 36, 12 एकम 12, 3 15 प्लस 36 बटे 13, तो C3 जो आपका निकल करके आया 13, 162, 192, 192, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। 13 का भाग 192 में 13 एकम 13, ये बचा आपका 6, बिल्कुल नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो अब ये आपका बिल्कुल ऐसे बन जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड प्लस 192 बटे 13 माइक्रोफैरेड। अब देखो बच्चों, ये आपका श्रेणी क्रम में है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में है, तो आपको इसमें तुल्य जो है श्रेणी क्रम का भी निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तुल्य आपको श्रेणी क्रम का भी निकाल लेना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में फिर अब तुल्य निकालेंगे तो क्वेश्चन तो थोड़ा भाई बड़ा हो रहा है। इन तीनों का श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में निकालेंगे, चूँकि 1 माइक्रोफैरेड कामा 2 माइक्रोफैरेड 192/13 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ये भाई सब डिवीजन में जाएगा, 1/c = 1/1 प्लस 1/2 प्लस 13/192। 192 को एलसीएम में ले लेते हैं, 192 को एलसीएम में ले लेते हैं, तो देखो ये 192 तो पूरा आने वाला है, और ये जब 2 का भाग देंगे 2 9 18, 2 छाक 12, तो 96, 96 2 9 192, ठीक है। और ये 13 ही रहने वाला है। अब देखो बच्चों, ये पूरा कितना निकल करके आएगा, तो 13 6 19, 90, 109, 109 और 2 111, ठीक है। अब 9 1 10 0, 192 प्लस 109, 9 2 11, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो 312 आने वाला ये पूरा पूरा 312 और बटे में 192, तो C जो आएगा आपका 192 बटे 312 आएगा। अब देखो बेटा, इस तरीके से आप इन दोनों का जो तुल्य है उसको निकाल सकते हो। वो आया 192 बटे 312, ठीक है। और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर आप आवेश निकाल सकते हो Q बराबर CV करके, इसका आवेश निकल आएगा Q बराबर CV करके। वो 192 बटे 312 गुणे 6, तो मेरे हिसाब से ये कट रहा है 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 192 बटे 52 आ रहा है, 192 बटे 52 आ रहा है, ठीक है। ये इतने कूलाम का आवेश आया। अब हमें पता है कि इसमें भी वही आवेश रहने वाला कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है, और वही होता है जो तुल्य में होता है। तो यहाँ अगर आवेश का मान Q है 192 बटे 52, तो वही आवेश यहाँ पर भी होगा और वही आवेश यहाँ पर भी होगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका निकालना है विभव, ठीक है, इसका निकालना विभव। तो 1 माइक्रोफैरेड में जो विभव है वो हम लिखे दे रहे हैं, 1 माइक्रोफैरेड का विभव का विभवांतर वो आने वाला है V = इसका आवेश Q अपॉन इसकी धारिता C। तो V = हो जाएगा Q/C। तो Q का वैल्यू 192/52 और इंटू C का वैल्यू 10⁻⁻6। हाँ, तो यहाँ बेटा ये देखिए आपने जब Q = CV की वैल्यू रखी है, Q = फार्मूला हुआ CV और C का वैल्यू है माइक्रोफैरेड में, ठीक है। तो माइक्रो लगा रहेगा तो ये आंसर आपका माइक्रो कूलाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने आवेश रखा हुआ है ये माइक्रो कूलाम में रखा हुआ है, ये माइक्रो कूलाम में रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो धारिता आप रख रहे हैं 1 माइक्रोफैरेड की Q/C का वैल्यू जो रख रहे हैं वो 1 माइक्रोफैरेड रख रहे हैं। तो माइक्रो से माइक्रो हो जाएगा कैंसिल, कूलाम पर फैरेड हो जाएगा आपका वोल्ट,
और ये आंसर आपका निकल कर आएगा 3.8 वोल्ट। क्लियर बच्चों? तो सिंपल सी बात है, जो कॉन्सेप्ट की बात थी यहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले हम इन सभी का क्या ज्ञात करेंगे, इन सभी का हम ज्ञात करेंगे तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता में सभी नेटवर्क्स को बनाते चल देंगे। तब जाके हमें लास्ट में जो मिला, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनका तुल्य 192/312 माइक्रोफैरेड है। तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, तो इन तीनों में जो आवेश की मात्रा है वो समान है और वो वही होगी जो इसके तुल्य में है। तो तुल्य में हमें पता है विभवांतर V है और इसकी धारिता C है, तो Q बराबर CV करके इसका आवेश ज्ञात कर लेंगे। Q बराबर CV से इसके आवेश के आ जाने पर इन तीनों पर भी आवेश की मात्रा वही होगी। तो हमें यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना था, इसका विभवांतर ज्ञात करना था, तो हमने इसके लिए, हमें इसमें आवेश पता लग गया, इसकी धारिता हमें पता है, तो हम V = Q/C करके इसके विभव को निकाल लेंगे। तो विभव इसका आया 3.8 वोल्ट। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 47। कई बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 47, तो अच्छे से हम लोग ध्यान दे लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 47 कई बच्चों का ये डिमांडिंग क्वेश्चन है, कई बच्चों ने हमारे पास इसके लिए जो है मैसेज भी किया हुआ कि सर क्वेश्चन नंबर 47 बता दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47, निम्न परिपथ में संधारित C की प्लेटों पर आवेश की गणना हमको करना है, और परिपथ क्या है एक बार देख लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसके बाद ये प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। ये पूरा जो है एक सेल है, इस सेल को अगर समझना है आपको तो समझ लीजिए। देखिए सेल में जो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और सेल के भीतर जो घोल और इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध होता है, उसको हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इतना पूरा ये एक सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल E है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इसके बाद में ये यहाँ पर एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता है C, और इसके बाद में यहाँ पर एक वैद्युत प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R1। क्लियर बच्चों? और इसके बाद में ये बिंदु B है और ये बिंदु A, और अब आपको यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं R2। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो संधारित्र C की प्लेट पर आवेश की गणना हमें करना है। तो संधारित्र C पर आवेश की गणना करनी। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में जब तक आप वैद्युत चालन नहीं पढ़ लेते हो तब तक आपको क्लियर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लास 10th में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर रहे हैं तो उससे भी आप देख सकते हो, और सिंपल सा फार्मूला ओम्स लॉ का यूज होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, ये आपका सरल परिपथ है। ठीक है, तो सरल परिपथ में जुड़े संधारित्र का प्रतिरोध अनंत होता है, का प्रतिरोध अनंत होता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे, क्योंकि सरल परिपथ में जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है, तो जो XC बनेगा मतलब संधारित्र का जो प्रतिरोध बनेगा वो 1/ω × C होता है। तो इसको 1/2 पाई FC करेंगे, तो अगर F की वैल्यू आपकी 0 है, F की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो ये वैल्यू आपकी अनंत आने वाली है, अनंत होता है। तो सरल परिपथ में जुड़े संधारित्र का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। अब जब किसी चीज का प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए संधारित्र
में प्रवाहित वैद्युत धारा शून्य होगी। में प्रवाहित वैद्युत धारा शून्य होगी। वैद्युत धारा कितनी होगी? शून्य होगी। तो अब जब किसी चीज में वैद्युत धारा ही नहीं प्रवाहित होगी तो इसका मतलब उसका लगा रहना या ना लगा रहना बेकार है। तो इसको हटा दीजिए आप। तो इसको हटा देंगे तो फिर नया परिपथ जो बनेगा हमारा वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये ई है, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसके बाद ये वाली ब्रांच हटा देंगे क्योंकि इसमें से कोई धारा नहीं बहेगी। इसका प्रतिरोध अनंत है। प्रतिरोध ऐसा गुण है जो वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है और यहाँ पर वो अवरोध अनंत है, तो इससे तो वैद्युत धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। तो इस ब्रांच को पूरा हटा देंगे। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर जो धारा बह रही होगी वो धारा कितनी होगी? अधिक विभव से निकलेगी आई, अधिक विभव से निकलेगी और कम विभव की ओर जाएगी। उच्च से निम्न की ओर वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। यह R2 हो गया। तो यहाँ जो वैद्युत धारा है I इज इक्वल टू वो बनेगी विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो R2 प्लस स्मॉल आर, R2 प्लस स्मॉल आर। अब बेटा इससे धारा बहनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लगा हुआ है, इसके कारण इससे धारा नहीं जाएगी। तो इसका जो विभवांतर है वो तो शून्य होने वाला है। इसका जो विभवांतर है V1 को कहले हम शून्य होगा। तो फिर इसको जो V मिलने वाला है वो कितना होगा? तो इसको जो V मिलेगा वो, चूंकि ये पूरा नेटवर्क इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, सॉरी समांतर क्रम में जुड़ा है, सॉरी देखिए इसके साथ ये जो R2 प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो जो इसका विभवांतर होगा वही इसका विभवांतर होगा, ठीक है। तो संधारित्र का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। तो जो संधारित्र का विभवांतर वही R2 का विभवांतर, क्योंकि इसका विभवांतर शून्य, यहाँ पर कोई धारा नहीं है। अरे आप करेंगे भी तो इसकी धारा शून्य है और इसका प्रतिरोध R1 है। जो भी धारा बहेगी केवल R2 से बहेगी, क्योंकि ये वाला तो भाई देखिए एक सिंपल सी बात भी कर सकते हैं, टूटे परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और संधारित्र यहाँ से टूटा हुआ है। तो संधारित्र C का विभवांतर बराबर प्रतिरोध R2 का विभवांतर। अब प्रतिरोध R2 में धारा बह रही है, प्रतिरोध R2 का विभवांतर, अब प्रतिरोध R2 में धारा कितनी बह रही है? I बह रही है, तो I इंटू R2 हम लोग कर देंगे। अब I की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो E अपान R2 प्लस स्मॉल आर इंटू R2। अब देखिए संधारित्र C का विभवांतर मिल गया, तो संधारित्र C में आवेश, संधारित्र यहाँ पर विभवांतर मान लीजिए V आया और इसको हम लोग V कह रहे हैं, ठीक है। तो ये V, तो संधारित्र C का आवेश जो आएगा, संधारित्र C का जो आवेश आएगा Q बराबर, तो वो हो गया CV। अब जो C की वैल्यू हमें पता है C, अब V का वैल्यू पता है हमें E अपॉन R2 प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल R2। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इस का आवेश जो है Q वो ज्ञात कर लिया, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है। तो आपका CE_R2 अपॉन R2 प्लस स्मॉल आर कूलाम आप मात्रक लिख सकते हैं, आवेश का मात्रक, यहाँ पर वोल्ट आप लिख सकते हैं, विभवांतर का मात्रक, ठीक है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये है कि थोड़ा सा अभी बच्चों को क्या है ना कि जब वैद्युत चालन आपने पढ़ा नहीं और इकट्ठे सेल आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध आ जाएंगे, बाद में यही आपको बहुत ईजी लगने वाला है। फिर भी क्रम में क्वेश्चन था तो सॉल्व कराना है और समझ लेना है कि ये यहाँ पर हमने कारण भी लिख दिया कि इससे धारा क्यों नहीं बहेगी और इसका विभवांतर इसके समान क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, चूँकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। और इसमें जब कोई धारा ही नहीं है तो धारा गुणे प्रतिरोध, V इक्वल्स टू IR फार्मूला भी उपयोग हुआ है, Q इक्वल्स टू CV फार्मूला भी उपयोग हुआ है। ये दो फार्मूले एकदम सिंपल से उपयोग हुए हैं, बाकी ये कॉन्सेप्ट उपयोग हुआ। समझ लीजिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखना है हमें, तो 47 को रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48,
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु P पर विभव क्या होगा। देख लेते हैं। ये आपका बिंदु A है, बिंदु A को 1500 वोल्ट से जोड़ रहा है, फिर इसके बाद में 3.5 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र लगा रहा है, फिर इसके बाद में 5-5 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र लगा रहा है, 5 माइक्रोफैरेड 5 माइक्रोफैरेड, फिर इसके बाद में नीचे 1 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र और लगा रहा है, और फिर ये B है और इसको पृथ्वी से जोड़ रहा है। सिंपल सी बात है, जिसको पृथ्वी से जोड़ रहा है उसका विभव 0 है, ठीक है। और बिंदु P आपको यहां दिखा रहा है और कह रहा है बिंदु P का विभव बताइए। बिंदु P का विभव VP बराबर क्या। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें VA माइनस VP पता लग जाए, VA माइनस VP अगर पता लग जाए, ठीक है, तो VA का मान हमें पता है और हम VP का मान बता सकते हैं, ये ज्ञात हो जाए। तो हमारा काम होगा 3.5 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर विभवांतर कितना है, VAP कितना है, ये ज्ञात करना हमारा काम होगा। तब जाके हम VP निकाल पाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 5 माइक्रोफैरेड, पहले तुल्य निकाल लीजिए इसका सबका। 5 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, चूंकि 5 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए बच्चों जो C1 आपका है 1/C1 = 1/5 + 1/5, भाई 1/C = 1/C1 + 1/C2, तो ये आपका बना 2/5, इट मीन्स ये आपका बना 5/2। C1 = 5/2 माइक्रोफैरेड, या इसी को आप 2.5 माइक्रोफैरेड भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह आप लगाएंगे 5/2 माइक्रोफैरेड का 1, 5/2 माइक्रोफैरेड का 1, ये श्रेणी है, श्रेणी 5/2 माइक्रोफैरेड का 1 लग गया। अब इसके बाद 1 माइक्रोफैरेड का 1 लगाना है, 1 माइक्रोफैरेड का 1 लगाना है, फिर इसके बाद में बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ देना है, ये पृथ्वी से जुड़ गया, ठीक है, बिंदु B। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका केवल 1 ही लगा है 3.5 माइक्रोफैरेड का, ये बिंदु P है और ये बिंदु A है। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए जरा सा, 5/2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं, समांतर में दिख रहे हैं, समांतर में दिख रहे हैं, ये समांतर है आपका, समांतर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये समांतर में है तो लिख लेते हैं, चूंकि 5/2 कामा 1, 5/2 माइक्रोफैरेड कामा 1 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए डायरेक्ट जोड़ देंगे। C2 = 2.5 + 1 बराबर 3.5 माइक्रोफैरेड, C2 आ गया। तो अब इन दोनों को हटा करके इसकी जगह 3.5 का 1 लगाएंगे, तो एक तो 3.5 ये हो गया माइक्रोफैरेड और एक 3.5 ये हो गया माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये बिंदु P है, अब ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब ये 3.5 कौन से क्रम में है, ये भी श्रेणी में है, श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। तो चूंकि 3.5 माइक्रोफैरेड व 3.5 माइक्रोफैरेड 3.5 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए 1/C
इज इक्वल्स टू 1/3.5 प्लस 1/3.5, तो ये आपका बन जाएगा 2/3.5। सी इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा 3.5/2 माइक्रोफैरेड। क्लियर बच्चों? तो इन दोनों को हटाएंगे, इसकी जगह 1 लगाएंगे। 3.5/2 माइक्रोफैरेड, ये B है और ये A। क्लियर? तो अब इसमें आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू निकल के आया, Q AB के बीच जो लगा वो निकल करके आया है CV, C इंटू V। अब बच्चों देखो यहां पर आपको VB दिया है, VA दिया है 1500, और यहां आपका VB 0 है, तो यहां का विभवांतर कितना हुआ? VA माइनस VB, तो 3.5/2 इंटू VA माइनस VB, मतलब 1500 माइनस 0, मतलब 3.5, और ये माइक्रो कूलाम में आएगा। 3.5 इंटू 750 माइक्रो कूलाम। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो अब यहां पर आ जाइए, आप चेक कर लीजिए, अगर ये यहां पर आवेश Q आ रहा है, यहां पर आवेश Q आ रहा है, तो इन दोनों का श्रेणी क्रम का ही तो तुल्य ये है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है, तो जो आवेश इन दोनों में वही आवेश तो इसके तुल्य में होगा। इसका मतलब है कि अब हम बिंदु A और P के बीच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ का आवेश मिल गया, तो इसका विभवांतर मिल जाएगा। VAP जो आपका मिला वो Q/CAP, C, तो Q है आपके पास 3.5 इंटू 750 माइक्रो कूलाम अपॉन जो C है आपका 3.5 माइक्रोफैरेड। तो इस माइक्रो से ये माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, कूलाम पर फैरेड आपका वोल्ट हो गया। तो VAP आपका निकला 3.5 से 3.5 कैंसिल, 750 वोल्ट। अब बच्चों एक चीज देखिए, VAP जो आपका है वो VA माइनस VP है, वो 750 है, और VA आपका 1500 है, माइनस VP 750, तो VP जो आपका निकल कर आएगा वो 750 वोल्ट निकल कर आएगा। इस तरीके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देख लीजिए बच्चों, फिर से वही दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, वही होता है जो तुल्य में होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 49, जो भी बिंदु पृथ्वी से जुड़ा होगा वहां का विभव 0 होगा। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है और आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं को यूज करते हुए क्वेश्चंस लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों देख लेते हैं। 0.2 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले बेटा प्रथम स्थिति जो है इसको देख लेते हैं। प्रथम स्थिति में कह रहा है कि 0.2, क्वेश्चन नंबर 49 बेटा कुमार मित्तल किताब का उपयोग कीजिए। 0.2 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो जो C1 है 0.2 माइक्रोफैरेड है, और जो विभव दिया गया इसको V1 वो 600 वोल्ट है। तो जो इसमें आवेश आया होगा Q1 वो C1 इंटू V1 आया होगा 0.2 × 10⁻⁶
गुणे 2 गुणे 6 गुणे 10 की घात 2 Q इक्वल्स टू C1 V1 फार्मूला लगा करके हम लोग सॉल्व करें। तो 6 दूना 12 1.2 और गुणे 10 की घात 4 इतने कूलाम आवेश यहाँ पर प्राप्त हुआ। क्लियर बच्चों? तो ये पहला संधारित्र है जिसको कुछ इस तरीके से C1 धारिता का संधारित्र और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव करके एक जो बैटरी जोड़ी गई है वो 600 वोल्ट की। तो यहाँ जो आवेश आपको प्राप्त हुआ है Q1 वो मिल गया। अब कह रहा है बच्चों कि बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाए? तो द्वितीय स्थिति में बैटरी हट गई, द्वितीय स्थिति में बैटरी हट गई, बैटरी हट गई। C2 जो है आपका वो 0.1 माइक्रोफैरेड है, सॉरी 1 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। बैटरी हट गई आपकी। एक संधारित्र आपका ये पहला वाला और एक संधारित्र आपका ये दूसरा वाला, ये C1 है और ये C2। क्लियर बच्चों? यहाँ पर दूसरे में आवेश की मात्रा Q2 बराबर 0 है, ठीक। तो कुल आवेश कितना निकला? कुल आवेश हमारा वही जो पहले था Q1 प्लस Q2, ठीक है। कुल आवेश कितना निकला? Q1 प्लस Q2। तो ये निकला जाके हमारा 1.2 गुणे 10 की घात 4 प्लस 0। तो कुल आवेश जो Q निकल कर आया है 1.2 गुणे 10 की घात 4 निकल कर आया कूलॉम में। कुल धारिता जो निकल कर आई है, कुल धारिता जो निकल करके आई है C बराबर वो C1 प्लस C2 1.2 माइक्रोफैरेड हो जाएगी, 1.2 माइक्रोफैरेड। अब जो उभयनिष्ठ विभव निकल कर आएगा, इसका विभव और इसका विभव समान हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ विभव होगा। तो जो उभयनिष्ठ विभव निकल कर आएगा, उभयनिष्ठ विभव V बराबर वो होगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश आपको मिली 1.2 गुणे 10 की घात 4 और कुल धारिता आपको मिली 1.2 गुणे 10 की घात 6। 1.22 कैंसिल। V इक्वल्स टू 100 वोल्ट का विभव दोनों में रह जाने वाला है, ठीक है बच्चों। तो 100 वोल्ट का विभव दोनों में रह जाने वाला है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, बैटरी हटा ली गई, बैटरी ना हटाई जाती तो यहाँ पर 600 वोल्ट बना रहता, बैटरी हटाकर जोड़ रहा है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। 51 से आगे सॉल्व करेंगे। नंबर 50 में आ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। करा 20 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को कॉमा जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है बेटा। प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति है, क्वेश्चन सेम है। जो आपका संधारित्र है C1 उसकी धारिता दे रखी है 20 माइक्रोफैरेड, 20 गुणे 10 की घात 6 फैरेड। इसके बाद इसको जिस बैटरी से आवेशित किया है V1 इक्वल्स टू 500 वोल्ट है। फिर इसके बाद इसका आवेश निकाल लीजिए Q1 C1 V1, इन दोनों का गुणा करा दीजिए, यह 1000 हो जाएगा, 10 की घात 3, 5 दूना 10, 1000 हो गया, 10 की घात 2, एक बार गुणा करा देते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, 1 2 3 0, ये 10 की घात 4 गुणे 10 की घात 6। तो Q1 मिला आपको 10 की घात 2 कूलाम। फिर इसके बाद बेटा अब द्वितीय स्थिति में क्या किया है? द्वितीय स्थिति में इसको दूसरे संधारित्र के साथ जोड़ दिया है, बैटरी को हटा करके दूसरे संधारित्र के साथ जोड़ दिया है। C1 C2, C2 का वैल्यू दे रखा होगा। C2 का वैल्यू कितना दिए है इस क्वेश्चन में? 10 माइक्रोफैरेड है, 10 माइक्रोफैरेड के साथ जोड़ दिया है। तो बेटा कुल C कितना बना? कुल धारिता कितनी बनी? कुल धारिता जो C बनी है वो C1 प्लस C2 है। C1 प्लस C2 मतलब 20 प्लस 10 मतलब 30 माइक्रोफैरेड कुल धारिता बन रही है। कुल आवेश जो बना बेटा,
कुल आवेश जो बना Q 10⁻²2 कूलाम है। तो जो विभव बना उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो गया Q/C। Q का वैल्यू 10⁻²2, C का वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो 10⁻⁻5 ऊपर गया तो +5, 10⁻³ बचने वाला है। 500 वोल्ट से आवेशित किया था। एक मिनट बेटा, यहां पर एक चीज है, कुल आवेश Q2 का मान भी दिया है, कुल आवेश में Q2 का मान भी दिया है। क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कुल आवेश में Q2 भी आएगा, कुल धारिता तक सही है, कुल आवेश में Q2 भी आएगा। कुल आवेश में Q2 पहले निकाल लीजिए इसका, क्योंकि Q2 को भी 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो Q2 हो जाएगा C2 इंटू V2। V2 का वैल्यू 0 नहीं है इस बार, ठीक है, 10 × 10⁻6 और V2 का वैल्यू 200 है, 200 है, ठीक है। तो ये बनेगा 10⁻3 मतलब 0.1 × 10⁻3 कूलाम, 10⁻3 कूलाम। अब ये हो गया मैटर, देखिए अब कुल आवेश आ जाएगा, कुल आवेश अब की बार आएगा Q = Q1 + Q2, ठीक है। यहाँ पर ये 10⁻² है, तो इसको 10 × 10⁻3 बनाना पड़ेगा, 10 × 10⁻3 बनाएंगे, और ये 10⁻3 ही है, तो Q आ जाएगा आपका 11 × 10⁻3, ठीक है, कूलाम में। अब आप निकाल लीजिए V, V हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। 11 × 10⁻3, ये तो कहो मेरी नज़र चली गई कि नहीं, दूसरे वाले संधारित्र को भी 200 वोल्ट से आवेशित किया गया। 11 × 10⁻3, C का वैल्यू दे रखा 30, 30 × 10⁻6, ठीक है। तो यह 1000 ऊपर चला जाएगा, तो V = हो जाएगा 11,000, नीचे रहेगा 30, एक 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग देना है हमें, तो ये कितना निकल करके आ रहा है, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट आ रहा है। एक बार जरा सा देख लेते हैं, तो 20 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। हाँ, यहाँ बेटा आपको देखिए 2 आपका रह गया, यहाँ आपका Q2 = 2 रह गया, 2 × 10⁻3, ये बनेगा आपका 2 × 10⁻3, क्लियर। तो ये हो जाएगा 10 2 12, ये हो जाएगा 12, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो 400 वोल्ट, ये 12 रहेगा, 12 रहेगा, 400 वोल्ट आने वाला है, क्लियर। वो क्वेश्चन बीच में पढ़ने पे हमने सोचा पहले वाले को आवेशित किया गया, दूसरे वाले को नहीं आवेशित किया गया है, ये 200 वोल्ट नहीं ध्यान में आया। ठीक है बच्चों, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट था, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 50 से 60 तक लगाएंगे। तब तक आप लोग इनको सॉल्व करते रहें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।